Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are going to do NCERT solution for the chapter Challenges to and Restoration of the Congress System. In last class we have completed NCERT solution for the chapter India's external relation, and I hope all those questions were completely clear to all of you. We have completed this chapter already and today we are going to do solution for that question of that particular chapter. Okay, let us start now. Which of the statement about the 1967 elections is or are correct? आपको बताना है 1967 का इलेक्शन याद रखो क्या हुआ था उस टाइम पे. अगर आप लोगों ने चैप्टर को समझ लिया, वीडियो इफ यू हैव सीन, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कंप्लीटली. तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट दैट इज ट्रू और दैट आर ट्रू रिगार्डिंग द 1967 इलेक्शंस. फर्स्ट आपसे पूछा गया कांग्रेस वॉन द लोकसभा इलेक्शंस बट लॉस्ट द असेंबली इलेक्शंस इन मैनी स्टेट्स. कांग्रेस ने लोकसभा के इलेक्शन तो जीत लिए बट क्या था, बट उसने असेंबली के इलेक्शन में उसकी डिफीट हो गई. सेकंड, कांग्रेस लॉस्ट बोथ लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस. कांग्रेस दोनों इलेक्शंस हार गई. कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन लोकसभा बट फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ सम अदर पार्टीज. तो क्या ऐसा हुआ था, मतलब कांग्रेस अकेली तो हार गई बट उसने कोलिशन की वजह से गवर्नमेंट बना ली. Was it? After that, Congress retained power at the center with an increased majority. कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई increased majority के साथ. तो अब देखो क्या है, अगर increased majority तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है. गलत ऑप्शन क्यों है? क्योंकि 1967 के इलेक्शन को क्या बोला गया है, अर्थक्वेक इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री. याद आ रहा है? और क्यों बोला था वो? इसीलिए बोला था क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, राइट. और उस टाइम पे क्या हो रहा था, कई सारे स्टेट्स में, तो स्टेट्स में हम लोगों ने पढ़ा था ना जब हम लोगों ने मैप के थ्रू स्टडी किया था कि वो अलग अलग स्टेट्स थे जहां पर अदर देन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, राइट. ऑल दो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे लोकसभा में इलेक्शंस में कहीं ना कहीं वो मेजोरिटी गेन कर लेंगे, बट हमने पढ़ा था ये जो पिछले वाला इलेक्शन था उसमें सबसे लिस्ट वोट और सबसे कम सीट्स, नॉट वोट्स बट सबसे लिस्ट सीट्स इसी बार कांग्रेस गेन कर पाई थी, राइट. तो एक तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि कांग्रेस वॉन द लोकसभा इलेक्शन बट लॉस्ट द असेंबली इलेक्शंस इन मैनी स्टेट्स. हमने पढ़ा था मैप के थ्रू, बहुत सारे स्टेट्स में अदर देन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. उसके बाद कांग्रेस लॉस्ट बोथ, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत बात है कि दोनों में हार गई. लोकसभा में तो गवर्नमेंट थी, राइट. जब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फिर जब 1969 में क्या होगा, प्रेसिडेंट का रूल है ना, मतलब क्या बोला गया था, ये प्रेसिडेंट रूल इन द सेंस कि प्रेसिडेंट को ये बोल के कि आप डिसोल्व कर दो, ये वाली लोकसभा डिसोल्व होगी बिकॉज इंदिरा गांधी वाज नॉट एबल टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू हर चॉइस, राइट. उसके बाद कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ सम अदर पार्टीज. यस, ये बात बिल्कुल सही है कि क्या हुआ, कांग्रेस ने मेजोरिटी, अकेली पार्टी कांग्रेस ने क्या की थी, मेजोरिटी लूज की थी. बट हमने क्या पढ़ा था, कुछ पार्टीज के साथ मिलके क्या कर दिया था, कांग्रेस ने एक टाइप से कोलिशन गवर्नमेंट बना ली थी, राइट. और कांग्रेस रिटेन पावर एट सेंटर विद एन इंक्रीज मेजोरिटी. ये तो बात बिल्कुल गलत है, इंक्रीज तो हुई नहीं थी मेजोरिटी, राइट. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब आपको करना है मैच द फॉलोइंग. इस तरफ आपको कुछ थिंग्स गिवन है और इस तरफ उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है. यहाँ वर्ड्स हैं बेसिकली और यहाँ आपको उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है. सो यू विल हैव टू मैच द वर्ड विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अब सिंडिकेट क्या होते हैं, सिंडिकेट क्या होते हैं? सिंडिकेट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो ऐसे पावरफुल लीडर्स थे जो सीनियरिटी के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, राइट. और क्यों चाह रहे थे वो लोग, बिकॉज दे वर द पिलर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, यू कैन से, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अब तक उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा वर्क किया था एंड दे वर थिंकिंग, इंदिरा गांधी को भी फॉरवर्ड करने में उन लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट शी इज इनएक्सपीरियंस्ड एंड शी विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम दैम इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. इसीलिए वो क्या करे थे, इंदिरा गांधी का नेम आगे लेके आए थे, बट उसके ऑपोजिट हुआ था जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर. तो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाला कौन सा था, सिंडिकेट था, है ना. तो अब ये सिंडिकेट कौन से मेंबर होंगे, ग्रुप ऑफ पावरफुल लीडर विद इन द कांग्रेस, जो कांग्रेस के अंदर ही थे बट ये कौन से थे, ग्रुप ऑफ पावरफुल लीडर्स. फाइन. अब डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब, डिफेक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़ा है और इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा था. डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब यही था कि जब कोई एक जो कैंडिडेट है उसको टिकट मिल गई किसी एक पार्टी की तरफ से, और नॉट ओनली टिकट बट ही और शी हैज वॉन द इलेक्शंस एज वेल, इलेक्शंस भी जीत गए, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कुछ इंटरेस्ट की वजह से
अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकता है। उस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जब वो पार्टी क्या कर लेता है, छोड़ देते हैं, राइट। उसी को क्या कंसिडर किया जाता है। ऑल दो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर बार मतलब इंटरेस्ट के लिए हो सकता है कुछ बेनिफिट के लिए भी हो सकता है, बट इवन देन क्या होता है कि मैंडेटरी क्या है कि कोई पर्सन किसी पार्टी से टिकट गेन करे, उसके बाद इलेक्शन उस पार्टी से जीत भी जाए, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, इसको बोला जाता है डिफेक्शन, राइट। जिसके बाद में हमारी कंट्री में 1985 में लॉ बनेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिविंग द पार्टी ऑन हुज टिकट ही और शी हैज बीन इलेक्टेड, यानी ऐसा पर्सन जिसकी टिकट पे वो जीता है। नाउ स्लोगन। अब देखो स्लोगन कौन सा है, स्लोगन का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों ने चैप्टर में कौन सा स्लोगन पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू जी की स्टेटमेंट याद आ रही है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जय जवान जय किसान, है ना। तो स्लोगन क्या होता है, बेसिकली स्लोगन्स बनाए क्यों जाते हैं, टू अट्रैक्ट द पीपल ना। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या बनाती हैं, इलेक्शंस के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा लाउड स्पीकर लगा के जोर जोर से, और फिर वो घूमते रहते हैं। Why is it so? Because they, with the help of those catchy line, they are trying to attract the attention of the people only, right? और यही आपका कैची फ्रेज होता है स्लोगन। स्लोगन आ कैची फ्रेज दैट अट्रैक्ट्स पब्लिक अटेंशन। मतलब वो कुछ ऐसी लाइन जोड़ तोड़ के ऐसी लाइंस बनाते हैं, जोड़ जोड़ के तुकबंदी टाइप करके राइमिंग स्कीम्स के थ्रू, कि जिससे लोग उसको सुने और सुनते ही उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए। फाइन। उसके बाद एंटी कांग्रेसिज्म, ऑफ कोर्स यही वाला बचा है, थर्ड वाला ही बचा है। लेकिन एंटी कांग्रेसिज्म था क्या, जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो फुल डिटेल में डिस्कस किया था एंटी कांग्रेसिज्म। एंटी कांग्रेसिज्म क्या होता है, बेसिकली देखो एंटी मतलब एंटीबायोटिक होती है ना, जैसे मतलब एंटी किसी चीज के अगेंस्ट में। अब किसके अगेंस्ट में, कांग्रेसिज्म के अगेंस्ट में। तो क्या हुआ था कि जब हमारी पार्टीज जिनके डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, बट दे केम टुगेदर, क्यों, बिकॉज देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू रिमूव कांग्रेस फ्रॉम दी पावर ओनली, है ना, ताकि वो कुछ भी करे बट कांग्रेस पावर में नहीं रिटेन करनी चाहिए, वो चीजें थी। गॉट इट। तो इसका मतलब यही हुआ कि एंटी कांग्रेसिज्म मतलब कि जो पार्टीज हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ, तो वो एक साथ आ गई, और एक साथ आने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो कांग्रेस पॉलिसीज हैं जस्ट उनको अपोज करना था। फाइन, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। नाउ थर्ड, whom would you identify with the following slogans or phrases? अभी पढ़ा ना स्लोगन क्या होता है, कैची फ्रेज होती है ना, जो अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती है बेसिकली अटेंशन को। तो जय जवान जय किसान, ये आप लोगों को याद आ रहा होगा जब हमारी कंट्री की सिचुएशन खराब हो रही थी, है ना। तो बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारी कंट्री के दो पिलर्स, एक फार्मर्स और एक मिलिट्री मैन, है ना, जो हमारी आर्मी है, उसको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने के लिए, मोटिवेशन उन लोगों में फील करने के लिए कि ये है हमारी कंट्री के पिलर, अगर ये हैं तो हम हैं। देखो अगर फार्मर्स कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो स्टारवेशन से डेथ हो जाएगी लोगों की, बट अगर बाउंड्री पे जो हमारे मिलिट्री पर्सन है, जो हमारा जवान है, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो क्या है, कंट्री के अंदर कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज पॉसिबल इन द टेरिटरी, राइट। तो जय जवान जय किसान ये किससे कनेक्टेड है, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। अब इंदिरा हटाओ, देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जब 1971 का इलेक्शन होगा, राइट, क्योंकि देखो 1969 में तो क्या हो गई थी, लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, राइट। जब इंदिरा गांधी ने क्या रिक्वेस्ट की थी, इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि वो क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे लोकसभा को। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब क्या होगा, 1971 में दोबारा हमारी कंट्री में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अब उसके लिए क्या करेंगे लोग, अब उसके लिए क्या करेंगे, दे विल बी डिमांडिंग, राइट। तो अब उसके बाद वो क्या डिमांड करेंगे, जब वो डिमांड करना शुरू करेंगे तो अब क्या होगा कि जब ऐसे लोग जो चाह रहे हैं कि ना, देखो आप लोगों ने कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर पढ़ा था, तो अब जो क्या था, अब जो सारे अपोजिशन थे बेसिकली उनके पास, हम लोगों ने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया था, एक स्लोगन था, इंदिरा हटाओ। दैट वाज देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा पावर में नहीं रहनी चाहिए, राइट। तो ये क्या था, सिंडिकेट्स का, जब वो 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को डिफीट करना चाह रहे थे, तब का इंसिडेंट है। फाइन। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ ये आप सबको पता होना चाहिए कि जब इंदिरा हटाओ प्रोग्राम चला तो उसके अगेंस्ट में इंदिरा गांधी को भी चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए था ना, राइट। और उन्होंने उनकी ही परमिशन की वजह से, उनकी ही रिक्वेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ था, लोकसभा डिसॉल्व हुई थी, क्योंकि उनकी ही कंसेंट से वीवी गिरी क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, राइट। सो दैट्स व्हाई वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1969 में, तो उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने बोला था कि डिसॉल्व कर दो भाई लोकसभा को, अब ये गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पा रही है,
राइट। तो अब फिर जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में सारे सिंडिकेट्स पीपल इंक्लूड हो गए और उन्होंने स्लोगन दिया इंदिरा हटाओ। लेकिन अब इंदिरा गांधी को ऐसा स्लोगन चाहिए था जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोगों का अट्रैक्शन गेन कर सके, इसीलिए उन्होंने क्या क्या स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ। और जिसकी वजह से सारे के सारे जो डाउन ट्रोडन पीपल थे, कहीं ना कहीं ऐसे पीपल थे, रिप्रेस्ड पीपल थे, ऐसे कई पीपल थे जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, वो सारे के सारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इंदिरा गांधी को फेवर करना शुरू कर दिया। Fine. So this slogan was given by Indira Gandhi, and of course we can say without any kind of doubt that Indira Gandhi got a lot of benefit, है ना, because we were able to see कि last 4 elections में इतनी सीट्स कभी नहीं मिली कांग्रेस को जितनी इन इलेक्शंस में मिल गई 1971 के इलेक्शन में, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आपसे पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रैंड अलायंस ऑफ 1971 इज करेक्ट। देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ग्रैंड अलायंस ग्रेट फेलियर हो गया था, राइट, पढ़ा था ना। तो अब देखो ग्रैंड अलायंस के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट है आपकी, वॉज फॉर्म बाय नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज। क्या इसको फॉर्म किया था नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस पार्टीज ने। दूसरा, हैड अ क्लियर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम। कैसा था कि उनके पास एक क्लियर प्रोग्राम था कि हमें क्या करना है अगर हम पावर में आते हैं, तो द वर्क विच वी आर गोइंग टू डू वॉज इट क्लियर इन देयर माइंड, सो नो। थर्ड, वॉज फॉर्म बाय ऑल नॉन कांग्रेस पार्टीज। क्या सारी की सारी इंक्लूड हो गई। देखो हमेशा याद रखना, जब ऑल वर्ड होता है ना, ऑल वर्ड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ऑल वर्ड हमेशा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है ना। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो इस ऑल वाली स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ऑल में मोस्टली चांसेस होते हैं फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑल बहुत रेयर चांस होती है कि ऑल वाला ऑप्शन ना, इन ऐसे केसेस में ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑल नॉन कम्युनिस्ट ऑल नॉन कांग्रेस पार्टी, क्या पॉसिबल था कि सारी की सारी नॉन कांग्रेस पार्टी इंक्लूड हो जाए और वो ग्रैंड अलायंस बनाए, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल ना, राइट। और ये हम लोगों ने पढ़ा कि उनके डिफीट का रीजन ही यही था। हम लोगों ने पढ़ा ना 1971 का इलेक्शन कंप्लीटली पढ़ा कि इंदिरा गांधी बड़े अच्छे से फुल मेजोरिटी के साथ और बड़ी अच्छी खासी सीट्स के साथ इलेक्शन जीत जाती हैं। रीजन क्या था, हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था। रीजन था उनके पीछे जो उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम्स थे, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास जो प्रोग्राम था वो क्या था, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ क्या था, कैची कहीं ना कहीं फ्रेज थी, जिसकी वजह से सारे के सारे पुअर पीपल, जो सारे के सारे सोसाइटी में हैव्स नॉट ग्रुप था कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके दिमाग में क्या आया कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी, राइट। तो वो क्या हो गए, अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। लेकिन इन लोगों के पास कोई आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम था ही नहीं, इनके पास सिर्फ क्या था, इंदिरा हटाओ, उसका कुछ इंपैक्ट पड़ा ही नहीं, तो आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम इनके पास था ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई दे वर नॉट एबल टू विन द सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो सही ऑप्शन कौन सा बच जाएगा, वाज फाउंडेड बाय नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज। यस ऑफ कोर्स, नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस पार्टीज ने इसको देखो यहाँ पर ऑल नहीं लिखा है, राइट। इसका मतलब क्या है, नॉन कम्युनिस्ट पार्टी और जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उनका ग्रुप है, लेकिन सभी का ग्रुप नहीं था। फाइन, आई होप फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ शुड बी अ पॉलिटिकल पार्टी रिजॉल्व इट्स इंटरनल डिफरेंसेस। अगर आपसे पूछा जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने इंटरनल ना कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिफरेंसेस को रिजोल्व करना है, हियर आर सम सजेशंस, थिंक ऑफ ईच एंड लिस्ट आउट देयर एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स। यहाँ पर आपको ना कुछ सजेशंस गिवन है, तो आपको ये बताना है उसके एडवांटेजेस और शॉर्टकमिंग्स क्या है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट देखो आपसे बोला गया, फॉलो द फुटस्टेप ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट। अब देखो अगर प्रेसिडेंट, पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, अगर उसके फुटस्टेप पे सब कुछ चलता रहे तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। मतलब देखो आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में पूछा गया कि डिसॉल्व करने आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व करना है उनको, है ना। तो अगर इसके लिए आप सिर्फ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग चलो, प्रेसिडेंट के फुटप्रिंट्स पर अगर आप चलते हो, फुटस्टेप्स पे चलते हो, तो क्या इसके पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। देखो एडवांटेज तो क्या हो सकती है, अगर मतलब एक ही पर्सन की तरफ से डिसीजन आना है ना। जब आप लोग डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप पढ़ते हो उसमें हम पढ़ते हैं ना, क्विक डिसीजन के लिए ईजी होती है, राइट, क्योंकि उसमें एक ही पर्सन की तरफ से डिसीजंस आने, एक ही पर्सन की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस बनने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक पर्सन है जो प्रेसिडेंट है उसके पास अगर अथॉरिटी है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, विल बी फास्ट एंड देयर विल बी डिसिप्लिन। क्योंकि आपने क्या बना दिया, एक टाइप से रूल बना दिया कि ये प्रेसिडेंट है तो इनकी बात आपको माननी है, पार्टी प्रेसिडेंट है, राइट। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होगा, क्यों, क्योंकि एक ही पर्सन को जब आपने पावर दे दी तो वी आर हैविंग डेमोक्रेसी ना,
Why we should adopt the policies of one person only? While we are having democracy, और डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है डिसीजन करके, डिस्कशन करके डिसीजन, बेस्ट डिसीजन बाहर निकालना। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली क्या बोल दिया कि प्रेसिडेंट का ही रूल इंप्लीमेंट होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी डिसएडवांटेज यही होगी, देयर विल बी लिटिल स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डेमोक्रेटिक डिसीजंस विद इन द पार्टी। इसका सबसे बड़ा खराब पॉइंट यही है कि डिस्कशन के लिए, डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेने के लिए स्कोप बचेगा ही नहीं, बहुत कम स्कोप होगा, क्योंकि आपने क्या बोला कि एक ही पर्सन के डिसीजंस को आपको मान के चलना है। सो दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग। फाइन। अब उसके बाद आपको बोला गया लिसन टू द मेजॉरिटी ग्रुप। जो मेजॉरिटी ग्रुप है आपको उसकी बातें सुननी है, मतलब पार्टी के रिगार्डिंग आपसे बोला गया है कि अब देखो, मतलब कन्फ्लिक्ट हो गया है, राइट, बट उसमें आपको क्या करना है, आपको सुनना है सिर्फ मेजॉरिटी ग्रुप के पीपल की। अब क्या होगा, अब ये भी प्रॉब्लमेटिक है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात करते हैं कि माइनॉरिटीज के भी राइट को भी तो प्रोटेक्ट करना ना, नॉट ओनली मेजॉरिटी, राइट। तो इसका एडवांटेज तो क्या होगा, इट विल फास्टन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो फास्टर हो जाएगी। कि आपने बोला कि भैया जो डिसीजन है ना ये डेमोक्रेटिक, हम इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इस डिसीजन को मेजॉरिटी पीपल ने सपोर्ट किया, राइट। तो वहां पर तो आप एक पॉइंट पॉजिटिव लिख सकते हो, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज सबसे बड़ी यही होगी कि इट विल लीड टू अंडरमाइन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप टू बी हर्ड प्रॉपर्ली। इसका डिसएडवांटेज यही होने वाला है कि आप अंडरमाइन करोगे, आप उनको कंसीडर ही नहीं करोगे। आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये तो माइनॉरिटी पीपल है, तो उनको उनके आइडियाज को सुनने की जरूरत ही नहीं है। तो होते होते स्लोली क्या हो जाएगा, उन लोगों के आइडियाज को कोई सुनेगा ही नहीं, और उन लोगों के आइडियाज को कोई सुनेगा नहीं, तो व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो क्योंकि डेमोक्रेसी में तो हम यही सोचते हैं कि हर एक लोग के हर एक एस्पेक्ट की आवाज सुनी जाएगी, बट अगर आप ऐसा सिस्टम कर दोगे कि सिर्फ मेजोरिटी की बातें आपको सुननी है, तो ये क्या करेगी, अंडरमाइन कर देगी माइनॉरिटीज के राइट्स को। फाइन। थर्ड है आपका सीक्रेट बैलेट वोटिंग ऑन एवरी इशू। अब सीक्रेट बैलेट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी कंट्री की जब इलेक्शन प्रोसीजर होती है तो उसमें सीक्रेट बैलेट क्या होता है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग सिस्टम होता है। मतलब क्या होता है कि अगर क्या होगा कि आप सिर्फ आपके अलावा आप वोट कास्ट करने जाओगे, तो हमारी सिस्टम ऐसा होता है कि आपके अलावा किसी को नहीं पता क्या होगा कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपने किसके फेवर में वोट डाली, किसी को नहीं पता होता है। तो देखो इसका एडवांटेज तो क्या होता है, इट विल फास्टर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट विद इन द पार्टी वेयर एवरीवन इज हियर्ड। देखो सीक्रेट बैलेट का मतलब, देखो फिर क्या पता चलेगा, मान लिया पार्टीज को पता है कि सीक्रेट बैलेट हो रही, उनको नहीं पता कि मेरे फेवर में किसने वोट डाली किसने नहीं वोट डाली, वो सारी चीजें। तो क्या हो जाएगा, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होगा। मतलब अगर किसी इश्यू के रिगार्डिंग अगर वोट पड़नी है तो उनकी भी सीक्रेट बैलेट से करवाओ, तो इट विल बी फोस्टर अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि अब उनको लगेगा कि पता नहीं किसने इस चीज को पास किया है, और दैट्स व्हाई वी आर एबल टू स्टे इन द पावर, राइट। तो वो क्या करेंगे, सभी की बातों को सुनेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, इट विल, क्योंकि देखो अगर एवरी इशू पे आप सीक्रेट बैलेट करवाना शुरू कर दो तो क्या होगा, इट विल लीड टू द स्लोइंग डाउन ऑफ द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ द पार्टी। स्लो डाउन करेगी, क्योंकि हर एक उस पर अगर आप सीक्रेट बैलेट वोटिंग कराओगे तो ऑफ कोर्स इससे स्लो डाउन होगी पार्टी की डिसीजन मेकिंग और डिसीजन एबिलिटीज। फाइन। अब उसके बाद फोर्थ आपसे पूछा गया है, कंसल्ट द सीनियर एंड एक्सपीरियंस लीडर ऑफ द पार्टी। अगर आपको रिजोल्व करना है कोई भी कंफ्लिक्ट, तो क्या आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि आप अपने जो एक टाइप से एक्सपीरियंस्ड पीपल है ना, आप उनके साथ डिसीजन लो, डिस्कशन करो, और उनके डिस्कशन के बाद क्या करो, आप उस चीज को एप्लीकेबल कर दो। तो अब देखो क्या होगा, इसकी एडवांटेज तो क्या होगी, क्योंकि देखो वो सीनियर हैं, दे आर हैविंग मोर एक्सपीरियंस। आई हैव टोल्ड यू लास्ट क्लास ऑल्सो कि आपके पेरेंट्स आपको क्यों बता पाते कोई चीज, आप लोगों ने जो चीजें फील भी नहीं करी होती, दे आर एबल टू टेल यू बिकॉज दे आर हैविंग मच एक्सपीरियंस देन यू। तो आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। सो दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट। दिस विल एनलाइटन द माइंड्स ऑफ द यंगस्टर्स अबाउट द पॉसिबल चैलेंजेस दे कैन फेस इन पॉलिटिक्स। मतलब क्योंकि वो लोग उस फेज से क्रॉस हो चुके हैं, उनको पता है कि पॉलिटिक्स में यहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ये उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो वो क्या करेगी, जो यंगस्टर के माइंड्स होंगे ना उनको ट्रेन करेगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगी, इट कैन क्लोज द डोर्स फॉर द जनरेशन ऑफ द न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। मतलब अगर आप रटी रटाई बातों पर चलते हो, है ना, तो आपके खुद के आइडियाज डेवलप होंगे ही नहीं। मतलब अगर सीनियर्स की बातें माननी है तो फिर जो नए आइडियाज एमर्ज करवाने में वो कैसे आएंगे। अगर आप लोगों को बोला जाए कि आपको सिर्फ वही लिखना है जो आपकी बुक्स में रटाया हुआ है, मतलब जो हेल्प बुक्स वगैरह आती है उसमें जो
सब कुछ आपको गिवन है ना, वो रट के ही आपको आंसर देने हैं, तो यू विल नेवर बी एबल टू ग्रूम योर माइंड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे को रट के तो लिखना है, तो वो जो डेवलपमेंट चाहते हैं ना माइंड का, वो कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होना शुरू हो जाए कि सिर्फ जो एक्सपीरियंस्ड पीपल है उनकी बातों को सुना जाए, तो ऐसे में हमारा जो स्कोप है ना कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सभी को एक टाइप से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे नए नए आइडियाज जनरेट करने के लिए, तो वो हमारा ड्रीम कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। फाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है। आई होप फिफ्थ क्वेश्चन इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिक्स्थ पूछा गया है, स्टेट विच ऑफ दीज वर रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ कांग्रेस इन 1967। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कई सारे स्टेट्स में वो हार गई थी। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट है द एब्सेंस ऑफ ए करिश्मेटिक लीडर इन द कांग्रेस पार्टी। मतलब कोई ऐसा लीडर था ही नहीं कि जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीतती। क्या ये बात सच्चाई है? अब देखो, आपको बताना है कि रीजंस मतलब कि कौन सा रीजन था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी 1967 में इलेक्शन हार जाती है। तो वी कांट से ना। हम लोगों ने के कामराज का नेम पढ़ा था, है ना, हमने इंदिरा गांधी का नेम पढ़ा, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हम कि करिश्मेटिक लीडर नहीं थे। सो देयर वर सेवरल करिश्मेटिक लीडर्स इन द पार्टी, सो इट इज नॉट द रीजन। ये तो रीजन हो ही नहीं सकता, राइट। वी कांट से दैट देयर वाज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ करिश्मेटिक लीडर, राइट। स्प्लिट विद इन द कांग्रेस पार्टी, अब ये हो सकता है रीजन, क्योंकि अब देखो, अगर एक तो आप यूनाइट होके, आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी ना बचपन में, यूनिटी स्ट्रेंथ। एक तो अगर आप यूनाइट होके फाइट करोगे, इलेक्शंस लड़ोगे, तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर इंटरनली कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? आपकी जो स्ट्रांगनेस है, बॉन्डनेस है, वो वीक होगी, और वो वीक होगी तो उसका एडवांटेज दूसरी पार्टीज को डेफिनेटली मिलेगा, है ना। तो दिस वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन एज इट वीकन द कांग्रेस पार्टी इंटरनली। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था। क्यों था? क्योंकि इसने इंटरनली कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा वीक कर दिया, राइट। थर्ड है आपका इंक्रीज्ड मोबिलाइजेशन ऑफ रीजनल, एथनिक एंड कम्युनल ग्रुप्स। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया? मोबिलाइजेशन इंक्रीज कर दिया। जो हमारे कौन कौन से थे? रीजनल रिलीजन ग्रुप थे, राइट। और इसके अलावा क्या था? उसके अलावा इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने जो हमारे अदर ग्रुप्स थे उनकी क्या कर दी? एक टाइप से मतलब उनको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। उसके अलावा अब क्या था? दिस वाज अ रीजन एज देयर वर अदर रीजनल पार्टीज लाइक अकाली दल इन पंजाब एंड डीएमके इन तमिलनाडु। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग क्या देखोगे कि इसकी वजह से ना कम्युनल ग्रुप्स और ये सारे इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गया। अब इसी नाम पे कि जब कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनको हमने क्या पढ़ा था कि कांग्रेस में ना एक इंडिविजुअल पर्सन के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो रहा है कांग्रेस का सिस्टम। तो अब जो इन वाले इश्यूज को जब इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा ना, इन वाले इश्यूज को जब इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब इसी चीज का, इसी पॉइंट को बेस बना के दूसरी की पार्टी जो क्या होंगी, दूसरी पार्टीज वो एडवांटेज ले जाएंगी, राइट। उसके अलावा इंक्रीजिंग यूनिटी अमंग नॉन कांग्रेस पार्टी, ये आपने पढ़ा कहीं? हम लोगों ने पढ़ा उनके पास ऑल दो वो कंबाइन तो हो गए। आप लोगों ने पढ़ा ना इंदिरा हटाओ, वो कंबाइन तो हो गए, बट उनके पास यूनिटी तो थी ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा था ही नहीं। दे वर हैविंग द एजेंडा ओनली इंदिरा हटाओ। सो देयर वाज नो यूनिटी अमंग द नॉन कांग्रेस पार्टी। ऐसा तो सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं था। हालांकि उन लोगों ने अगर बनाई भी तो भी उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ही। अब ये वाला क्या था? इंटरनल डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस पार्टी। ये सबसे फॉरमोस्ट रीजन है। क्योंकि अब देखो, जब तक आप लोगों ने कोटेशन सुनी होगी कि कोई जहाज तब तक नहीं डूबता है। जहाज कब डूबता है? अगर कोई एक मतलब ऐसा है जो समुद्र के अंदर चल रहा है, समुद्री जहाज, वो कब डूबता है? जब उसके अंदर छेद हो जाता है। बाहर के समुद्र के पानी से कभी नहीं डूबेगा जहाज, उसमें तो चलेगा आराम से। लेकिन डूबेगा कब? वो डूबेगा तब जब उसके अंदर छेद हो जाता है। इट मीन्स फिर उसी का एलिमेंट होगा जो उसके अंदर पानी को भरने में फिल करेगा, राइट। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर कोई और रीजन नहीं था। यहां पर कोई ऐसा और रीजन नहीं था जिसने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही था जो कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वो वाले। क्योंकि अब आप लोगों ने क्या पढ़ा कि दिस वाज द प्राइमरी रीजन एज देयर वाज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ लोगों के माइंड में कुछ और था, राइट। सिंडिकेट्स ग्रुप वी हैव डिस्कस्ड। तो सिंडिकेट्स ग्रुप के बेसिस पे क्या हो गया था? कुछ लोग सीनियरिटी के बेसिस पे डिवाइड हो गए थे, और कुछ लोग क्या चाह रहे थे? दे वर सपोर्टिंग इंदिरा गांधी।
right? So just because of that, all of the political system of our country changed completely. So this created a problem for the country, and because of these internal differences, Congress party became weak, and this was taken, or the advantage of this particular situation was taken by regional party, as you have understood, like Akali Dal in Punjab and DMK in Tamil Nadu, है ना. हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया था कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म का कंसेप्ट यहाँ से शुरू होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेट लेवल की पार्टीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी गवर्नमेंट फ्रेम करने में, इसलिए वहाँ पर वो बार्गेनिंग करेंगे कि आप हमारे इस मेंबर को ये मिनिस्टर बनाओ, तब हम आपको सपोर्ट देंगे, राइट. तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल डिफरेंसेस थे कांग्रेस पार्टी के, दे वर रिस्पॉन्सिबल, जो कांग्रेस की सिचुएशन हुई, जो कांग्रेस की कहीं ना कहीं डिफीट का रीजन बने इन 1967. So in this particular class we have completed 6 questions, and I think all these 6 questions are completely clear to all of you. But if you are having any kind of doubts and query, you can ask your doubts in comment section. In next part of the this same chapter only, we will discuss the 7th, 8th, 9th, 10th questions which are left. Till then, keep revising these questions, try to understand the whole chapter, and keep learning and stay connected as well. Thank you. Thanks a lot.